नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पश्चिमी विक्षोभ, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एमपीपीएससी की जो यूनिट 3 है उसमें पश्चिमी विक्षोभ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को सिलेबस में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो ये पूरे वर्ल्ड का एक मैप आपके सामने दिया हुआ है, पूरा हैंडमेड है। ये उत्तर अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरा यूरोप। उसके बाद में आप एशिया की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ भारत नज़र आएगा, और नीचे आप थोड़ा दक्षिण में देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा। और ये रही आपकी भूमध्य रेखा। तो एक बार पूरे वर्ल्ड के मैप को आप पूरे दिमाग में डाल के रखेंगे, तभी आपको ये सारा वीडियो समझ में आएगा, ये सारा टॉपिक समझ में आएगा, है ना। तो थोड़ा सा हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, और इस भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अभी हम सारी बातों को देखेंगे, फिलहाल इतना समझो। ये भूमध्य सागर है जो कि 30-35 अक्षांश से ऊपर है, और वहाँ पर ये भूमध्य सागर है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर पे आपको भूमध्य सागर नज़र आएगा। और भूमध्य सागर जो है मुख्य भूमि से यूरोप को और अफ्रीका को अलग भी करता है और आपस में जोड़ने का काम भी करता है। तो इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जो कि शीत ऋतु में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इसका पूरा डायमीटर ये पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। और यहाँ से जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ये मुख्यतः उत्पन्न होने का कारण है कि पछुआ पवने और ध्रुवी पवने आपस में आकर मिलती हैं यहाँ पर, तब यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीत ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और जब ये उत्पन्न होते हैं तो इसका पूरा डायमीटर पूरा भूमध्य सागर होता है। और भूमध्य सागर में जब ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो ये वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं, और इसकी जो आर्द्र हवाएं हैं या आर्द्र पवने हैं, ये चूँकि भारत तक तो आ नहीं सकती, इसको लाने के लिए कोई ना कोई कारक जिम्मेदार होता है, जो इनको आगे की दिशा की ओर मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर धकेलने का काम करता है। तो भूमध्य सागरीय जो चक्रवात हैं, इनको भारत की ओर धकेलने का काम करता है वो है, अब हमने आपको पढ़ाया था कि जो उपोष्ण जेट होती है ना, या जो उपोष्ण जेट होती है जो कि वायुमंडल में चलती है, वो इन चक्रवातों को भारत की तरफ पुश करती है, भारत की तरफ लाने का काम करती है। और जैसे ही भारत की तरफ आते हैं तो हिमालय से टकराकर ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। क्योंकि ये हिमालय को पार नहीं कर पाती, तो इसकी एक शाखा तिब्बत की ओर चली जाती है, और दूसरी शाखा जिसको हम लोग पश्चिमी शाखा कहते हैं वो भारत की दिशा में आ जाती है। तो इसको लाने का काम कौन कर रहा है? भूमध्य सागरीय चक्रवात को भारत की तरफ लाने का काम करती है उपोष्ण जेट, या इसको हम लोग पश्चिमी जेट भी कहते हैं, ठीक है। हमने दो जेट के विषय में पढ़ा था, एक ध्रुवी जेट होती है और एक उपोष्ण जेट होती है। तो यहाँ जो लाने का काम कर रही है वो कर रही है उपोष्ण जेट। और उपोष्ण जेट जो है ऊपरी वायुमंडल में चलती है, चूँकि चक्रवात की जो हवाएं हैं ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चल रही हैं, मतलब नीचे ठंडी हवा होगी और ऊपर गर्म हवा होगी, ठीक है। तो और जो गर्म हवा होगी वो अपने साथ नीचे से क्या लेके आएगी? आर्द्रता लेके आएगी। तो ये आर्द्र पवने किसके प्रभाव में आ जाएगी? इस उपोष्ण जेट के प्रभाव में भारत की ओर आ जाएंगी, और भारत के हिमालय से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। और एक शाखा जो टकराएगी, जो उत्तरी शाखा है, वो हिमालय को पार नहीं करती, बल्कि ये तिब्बत के पठार की ओर चले जाती है और चीन की ओर चले जाती है। दूसरी शाखा जो है भारत में आती है, जिसको हम लोग पश्चिमी शाखा के नाम से जानते हैं। तो ये देख रहे हो आप, भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न हुए, सब चक्रवात हैं, और ये चक्रवात हैं ऊपर उठे वायुमंडल में, और वायुमंडल में इसकी आर्द्र पवनों को भारत की तरफ लाने का काम कौन कर रहा है? ये उपोष्ण कटिबंधीय जेट। चक्रवात उत्पन्न हुए भूमध्य सागर में, पछुआ पवने भी इसको भारत की ओर धकेलने का काम करती है, क्योंकि पछुआ पवने किधर से किधर चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, ठीक। ये बात काय की है? सर्दी के मौसम की बात हो रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ठंड के दिनों में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, मतलब 35 अंश अक्षांश से ऊपर शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ काला सागर, कैस्पियन सागर वाले क्षेत्रों में भी चक्रवात
उत्पन्न होते हैं। इस समय ITCZ जो होती है दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाती है। जो ITCZ जो बनता है शीत ऋतु में, वो बेसिकली किधर चला जाता है, वो चला जाता है आपका मकर रेखा की ओर, मतलब सीधे सीधे वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, मतलब विषुवत रेखा को पार करके नीचे चला जाता है। तो उसी के सहारे जो मानक पेटियां होती हैं, मानक वायुदाब पेटियां होती हैं, वो भी नीचे की ओर खसकती हैं, और उनके नीचे खसकने के कारण क्या होता है कि दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पौने वो नीचे के अक्षांशों की ओर बनते हैं, और इसमें भूमध्य सागर का क्षेत्र आ जाता है, कैस्पियन सागर का क्षेत्र आता है, काला सागर का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो उपोष्ण जेट के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व भारत की ओर आ जाते हैं, और भारत के हिमालय से टकराकर दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इस समय ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसका अर्थ है उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का या सर्दी का मौसम होता है। यह वही समय होता है कि उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब पेटियां अपनी मानक स्थिति से नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। यही बात मैंने आपको बताया था। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हेतु आदर्श स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगली चीज देखो, लिखा है पूरे भूमध्य सागर को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपनी परिधि में ले लेता है। मतलब जो भूमध्य सागर को पूरा अपने चपेट में कौन ले लेता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मतलब उसका जो पूरा डायमीटर है वो पूरे भूमध्य सागर को, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेडिटेरियन सी कहते हैं, उसको अपने चपेट में ले लेता है। तथा इस चक्रवात के कारण गर्म तथा आर्द्र हवा ऊपरी वायुमंडल में चली जाती है, और यूरोप में इससे वर्षा भी होती है। इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आर्द्र पवनों को भारत में पहुंचाया जाता है। पहुंचाने का काम किसका होता है? इस पवन को जेट स्ट्रीम या पछुआ जेट, या जिसको हम लोग कुपोष्ण जेट स्ट्रीम कहते हैं, वो भारत की ओर धकेलना प्रारंभ करती है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आर्द्र पवन को पश्चिम से पूर्व की ओर धकेलना प्रारंभ कौन करेगा? यही जेट स्ट्रीम करेगी। तो जो मेन यहाँ पर की फैक्टर है वो है जेट स्ट्रीम। इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को भारत की ओर लाने का जो काम करता है वो कौन करता है? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उपोष्ण जेट करती है। ठीक है, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, उसको लाने का काम उपोष्ण जेट स्ट्रीम करेगी भारत की ओर। ठीक, साथ ही साथ यह आर्द्र पवने पछुआ पवन के प्रवाह में भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगती है। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आर्द्र पवनों को भारत की ओर लाने का काम एक तो उपोष्ण जेट करेगी और दूसरा पछुआ पवन करेगी। ये दोनों किधर धकेलेंगे? भारत की ओर धकेलने का इसको प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी के कारण भारत में क्या होता है? सर्दी के मौसम में वर्षा भी होती है। किसके कारण होता है? इसी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आर्द्र पवनों के कारण। कुल मिलाकर यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है एक मिनट रुकिएगा। कुल मिलाकर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आर्द्र पवनों को पश्चिम से पूर्व की ओर उपोष्ण जेट स्ट्रीम और पछुआ पवन ये दोनों ही लेकर आती हैं। ठीक है, उपोष्ण जेट वायुमंडल में ऊपर की ओर भारत की ओर लाती हैं इसको, जबकि धरातली स्तर पर इसको भारत की तरह लाने का जो काम है, ये जिम्मेदारी है ये पछुआ पवन की होती है। अब जो पश्चिमी जेट है हिमालय से टकराकर दो भागों में बढ़ती है। उत्तरी शाखा तिब्बत पठार या चीन की ओर चले जाती है, जबकि जो दक्षिणी शाखा है जिसको भारत के संदर्भ में पश्चिमी शाखा कहते हैं या इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, तो यह टकराकर किधर आ जाती है? भारत की ओर आ जाती है। ठीक, एक शाखा तो निकल गई इधर तिब्बत की ओर, दूसरी जो शाखा है वो पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है भारत के संदर्भ में। तो इसके कारण क्या होता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमपात और बर्फबारी होती है, क्योंकि जो सारे जो क्षेत्र हैं ये कैसे होते हैं? बहुत ऊंचे हैं, यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतों के सहारे आर्द्र हवाएं काफ़ी ऊंचाई में ठंडी हो जाती है, जिसके कारण कंडेंसेशन के दौरान पानी जो है वो वर्षा की बूंदों के रूप में तो बनता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत लो होने के कारण वहाँ पर हिमपात होने लगता है। पानी की बूंदों के रूप में ना बरसकर वो हिमपात के रूप में बरसने लगता है, इसमें हिमपात होने लगता है। ठीक है, क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा होती है। आगे बढ़ने पर आर्द्रता कम होती है। अब जैसे जैसे ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से जब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे चलने पर इनकी आर्द्रता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार तक हम जैसे जैसे आएंगे तो कुल मिलाकर पंजाब की राजधानी अमृतसर है और बिहार की राजधानी पटना है। कुल मिलाकर अमृतसर से जब हम पटना की ओर जाते हैं तो इन आर्द्र
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो आर्द्र पवनें हैं ये अपनी आर्द्रता खोते चलती हैं और वर्षा की मात्रा पंजाब से बिहार की ओर जाने पर कम हो जाती है। इसी वर्षा के कारण पंजाब, हरियाणा, यूपी और कुछ हिस्सा बिहार का रबी की फसल उत्पादन करने में आदर्श एवं अग्रणी राज्य बन जाता है। मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल भी होती हैं किसके लिए, रबी की फसल के लिए, और किस स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, यूपी के लिए, है ना। इस कारण यहाँ पर रबी की फसल बहुत ज़्यादा होती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं वर्षा का कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्र पवनें। यहाँ वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्र पवनें, मतलब भूसागरीय या भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो आर्द्र पवनें हैं वो भारत तक आकर भारत में शीत ऋतु में बारिश कराती हैं, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं भारत के संदर्भ में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सिर्फ उत्तरी भारत में भी वर्षा नहीं होती। अगर भारत में उत्तरी भारत के मुख्य शहर दिल्ली की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी के मौसम में प्रदूषण को यह बढ़ा देता है। ठीक, शीत ऋतु में विश्व स्तरीय प्रदूषण होता है दिल्ली में। अगर हम लोग बात करें इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक भारत का एक कैपिटल है, भारत की राजधानी है जिसका नाम है दिल्ली। यह शीत ऋतु में इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर या प्रदूषित सिटी साबित हो जाती है। क्यों, इसके कारण अभी हम लोग आगे देखेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भारत के दिल्ली के पश्चिम में अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली के पश्चिम में पाकिस्तान भी है और पंजाब भी है। तो पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर कंट्री है जो एग्रीकल्चर का उत्पादन करती है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद यहाँ पर पैदावार किए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब है, तो पाकिस्तान और पंजाब इन दोनों जगह पर कृषि अपशिष्टों को जलाया जाता है। क्या किया जाता है, कृषि अपशिष्टों को, मतलब जो फसलें होती हैं उसका जो वेस्ट रहता है उसको यहाँ पर जलाया जाता है। और जलाने के कारण क्या होता है कि पाकिस्तान से उठने वाला ये जो कृषि अपशिष्ट होता है उसका धुआं और पंजाब शहर या पंजाब प्रांत का जो कृषि अपशिष्ट है उसके जलने से जो धुआं निकलता है इस पश्चिमी विक्षोभ के सहारे ये दिल्ली शहर में प्रवेश कर जाता है। इस कारण जो दिल्ली है शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन जाता है। और यहाँ तक ये होता है कि इसको हम लोग पराली कहते हैं। याद रखिएगा, जो कृषि अपशिष्ट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं पराली जलाना। तो जब पराली जलाई जाती है तो पाकिस्तान से भी धुआं आता है और वो पंजाब से भी धुआं आता है और पूरा धुआं आके कहाँ आ जाता है, पूरा दिल्ली के वातावरण में फैल जाता है, जिसके कारण दिल्ली के लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, दम घुटने जैसी यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, इसका अन्य कारण और भी हैं, क्योंकि दिल्ली में डेंसिटी बहुत है। दिल्ली वैसे छोटा है और दिल्ली छोटा है लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण यहाँ पर धुआं ज़्यादा निकलता है और वो धुआं इस धुएं के साथ मिक्स हो जाता है और इसी समय यहाँ पर कोहरा छाया रहता है, तो कोहरा के साथ में ये धुआं मिल जाता है जिसको हम लोग स्मॉग कहते हैं। तो जो स्मॉग होता है इस स्मॉग में बहुत सारे प्रदूषक मिल जाते हैं जो दिल्ली के रहने वाले रहवासियों के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो आप लोग याद रखेंगे जो पाकिस्तान है यह 6वीं सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था है विश्व की। वृहद पैमाने पर यहाँ पर खेती होती है और खेतों के अपशिष्टों को यहाँ पर जलाया जाता है, कृषि के अपशिष्टों को जलाया जाता है। वही हाल पंजाब का है। तो दोनों जगह की पराली का जो धुआं है वो दिल्ली के ऊपर आता है पश्चिमी विक्षोभ के सहारे। कहाँ आता है, दिल्ली में आता है। अब यहाँ लिखा है, देख लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के पराली के धुएं प्लस पंजाब के पराली के धुएं को दिल्ली की ओर लाने का काम करता है। दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन जाता है विश्व स्तर पर। ठीक, खास तौर पर सर्दी के मौसम में, मतलब यहाँ पर स्मोक बनता है और स्मोक के कारण जलन और दम घुटने की जैसी यहाँ पर कंडीशन आ जाती है। मतलब लोगों का जीवन यहाँ काफ़ी ज़्यादा कठिन और दुभर हो जाता है। कहाँ पर, दिल्ली में। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर सर्दी के मौसम में बारिश होती है तो पॉल्यूशन कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सर्दी के मौसम में अगर दिल्ली में बारिश हो जाती है तो बारिश के कारण क्या होता है, यहाँ पॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पॉल्यूशन का लेवल कैसे कम होगा,
कि वहाँ पर जो धुआं था वो कोहरे के साथ में मिल गया, जिसको हम लोग स्मॉग कह रहे थे। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो वो स्मॉग पूरा छट जाता है, सिर्फ बारिश ही से बचती है, और बारिश के होने से वहाँ स्मॉग खत्म हो जाता है। तो स्मॉग जब खत्म हो जाता है तो वहाँ का पॉल्यूशन का लेवल भी घट जाता है। वहाँ का मतलब मैं दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ। कोहरा की अवधि बढ़ने से गन्ने की पेराई की अवधि बढ़ जाती है। मतलब जब कोहरा होता है, दिल्ली में काफ़ी घना कोहरा छाया रहता है, और कोहरे की अवधि के कारण जो होती है, अगर कोहरे की अवधि बढ़ती है तो गन्ने की पिराई की जो अवधि है वो भी बढ़ जाती है। ठीक, इसके अलावा गेहूं के पकने की अवधि भी बढ़ जाती है शीतलहर के कारण। इस समय शीतलहर चलती है और बहुत ही चुभने वाली शीतलहर होती है। गेहूं के पकने की अवधि बढ़ जाती है शीतलहर के कारण। ठीक है, इसके अलावा इससे क्या फ़ायदे होते हैं कि गेहूं के जो दाने होते हैं वो मोटे होने लगते हैं, और गेहूं की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। मतलब ये फायदेमंद भी है, नुकसानदायक है। तो ये फायदेमंद भी है। किसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं? पश्चिमी विक्षोभ। ये दिल्ली के लिए और भारत के लिए, भारत के जो उत्तरी भारत है उसके लिए लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। और नुकसानदायक किसके सेंस में है? तो ये है आपके दिल्ली शहर के सेंस में सबसे ज़्यादा। उत्तर भारत में तापमान कम होने के कारण पाला बढ़ता है। अब उत्तर भारत में क्या होता है? तापमान कम होता है, तो तापमान कम होने के कारण यहाँ पाला जानते हो, कोहरा का और घना जो रूप होता है वो पाला होता है। इससे जो है सरसों, मटर, आलू और प्याज जैसी जो फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने कभी किसी क्लास में पढ़ा होगा कि जिस वर्ष पाला पड़ता है, अगर हमको खेतों को या कृषि को बढ़ाना है तो हम गर्म पानी की सिंचाई खेतों में करते हैं पाला से, मतलब अपनी फसलों को बचाने के लिए। तो उत्तर भारत में वही पाला से अपनी खेतों को बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए, मतलब यहाँ बात किसकी हो रही है? रबी की फसल, मतलब शीत ऋतु की बात हो रही है। तो यहाँ सरसों, मटर, आलू और प्याज हम लोग लगाते हैं उत्तर भारत में, मतलब ये रबी की फसल है। और इसको पाला से बचाने के लिए यहाँ के किसान खेतों में जो है गर्म पानी डालते हैं ताकि पाला के प्रभाव को कम किया जा सके। उत्तरी भारत में शीतलहर बहुत ज़्यादा। ठीक, इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी नीचे चला जाता है दिल्ली शहर में। खास तौर पर यहाँ बात हो रही है दिल्ली की, मतलब कृषि अपशिष्ट, गाड़ियों का धुआं और औद्योगिक धुआं। हालांकि जो दिल्ली है ये उतना औद्योगिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स स्मॉग के कारण बहुत ज़्यादा हो जाता है शीत ऋतु में। खास तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में 300 के पार पहुंच गया था। ये लेटेस्ट आंकड़ा आपको मैं बता रहा हूं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार चला गया था, मतलब बहुत बेकार स्थिति हो गई थी दिल्ली में। ठीक, स्मॉग एयर पॉल्यूशन है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि स्मॉग क्या होता है। स्मॉग एयर पॉल्यूशन होता है जो दृश्यता को कम करता है, मतलब विजिबिलिटी या देखने की जो शक्ति होती है हमारी वो कम हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, जब स्मॉग रहेगा तो हम उसके आर पार चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत घना कोहरा होता है और इसमें धुआं जब शामिल हो जाता है तो स्मॉग कहते हैं। स्मॉग जो है यह एयर पॉल्यूशन है, मतलब यह वायु प्रदूषण है। स्मॉग दो चीज़ों से मिलकर बना है, SM धन OG। तो SM मतलब होता है स्मॉग, स्मॉग यानी होता है धुआं, और फॉग यानी होता है कोहरा। मतलब धुआं और कोहरा इन दोनों का जो मिश्रित रूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्मॉग। ठीक, अब सर्दी के मौसम में क्या होता है कि जो हाई प्रेशर होता है वो काफ़ी, जो हाई प्रेशर कैसा होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाई प्रेशर होने के कारण क्या होगा कि हवाएं नीचे की ओर आएंगी, और जो कोहरा होता है ये एक प्रकार का बादल होता है जो कम ऊंचाई पर बनता है, और इस कोहरे के साथ में जब धुआं मिलता है तो यहाँ पर स्मॉग की स्थिति बन जाती है। तो जो कोहरा क्या है एक्चुअल में कम ऊंचाई पर बनने वाले बादल का ही एक रूप है। तो वो हाई प्रेशर के कारण जब हवाएं ठंडी होती है तो नीचे की ओर शिफ्ट होती है, तो उसी के कारण कोहरा भी निचले भागों में, मतलब कम ऊंचाई में क्या होता है वो कंडेंसेस हो जाता है, और उसकी जो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है वो कम मात्रा में होती हैं, और जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो हवा में ट्रेवल करती हैं, छोटी छोटी बूंदें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। और इसी कोहरे के साथ में जब धुआं मिल जाता है, पराली का धुआं, तो वो स्मॉग का रूप ले लेता है। और यही स्मॉग जो होता है यह दिल्ली वासियों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, और यहाँ पर बड़ा भयानक वायु प्रदूषण देखने को मिलता है सर्दी के मौसम में। ठीक, तो इस तरीके का ये कुछ चीज़ें थी हमारे पश्चिमी विक्षोभ को लेकर, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस किस तरीके से भारत में
उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, वो किन किन कारणों से भारत में पहुंचता है और भारत के उत्तरी भाग में क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक प्रभाव डालता है। आज हमने उसी विषय में चर्चा की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।